व्यूवर्स, आप सभी का परीक्षा टाइम में स्वागत है। लेट्स डू इट। चलो आज हम हिंदी पेडागोजी करते हैं, ठीक है। तो हम अपनी पेडागोजी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे भाषाई कौशल, ठीक है, हिंदी में। अब भाषाई कौशल और भाषा विकार, ये दो टॉपिक्स जो हैं आज हमें पढ़ने हैं। तो हमारे जो भाषाई कौशल है वो 4 होते हैं। कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें इन 4 कौशलों को सीखना होता है, जिसमें सबसे पहले हमारा सुनना आता है, फिर हमारा बोलना आता है, फिर पढ़ना, देन लिखना, ठीक है। उसके बाद हम लिखना सीखते हैं। जब कभी भी हमें कोई भी भाषा सीखनी होती है तो हम इस ही सीक्वेंस का पालन करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को कोई नई भाषा सिखाना चाहेंगे तो हम उसको पहले उस भाषा को सुनाएंगे, उसको वह उस चीज़ को सुनना सीखेगा, ठीक है। पहले वो उसे सुनेगा, फिर वो उसको बोलेगा, ठीक है, फिर वो बोलना, फिर वो उसको पढ़ना सीखेगा, एंड देन उसके बाद वो उसको लिखना सीखेगा। अब सुनना किस तरीके का कौशल है, तो ये एक श्रवण कौशल है, ठीक है। सुनने में हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना, चीज़ों को जो बोली जा रही है उस चीज़ को हम सुन रहे हैं, तो ये श्रवण कौशल हो गया। बोलना एक मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, ठीक है। कैसा कौशल है, मौखिक अभिव्यक्ति। पढ़ना वाचन कौशल और लिखना हमारा लिखित अभिव्यक्ति कौशल है। अब सुनना और पढ़ना, इनसे हम क्या करते हैं, चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये किस तरीके का कौशल हो गया, ग्रहणात्मक कौशल हो गया। और बोलना और लिखना, जिसमें हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो ये उत्पादन कौशल हो गया, क्योंकि हम अपने जो हमारे विचार हैं, जो हमारी धाराएं हैं, उनको हम उनका उत्पाद कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्पादन कौशल, ठीक है। तो ये हमारे 4 कौशल हो गए हैं। इन 4 कौशलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रहणात्मक कौशल, जिसमें हमारा पढ़ना और सुनना आता है। दूसरा हमारा अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसमें बोलना और लिखना होता है। अब जो हमारा ग्रहणात्मक कौशल है वो क्या है, एक निष्क्रिय है, ठीक है। उसमें हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसी क्रिया होगी, निष्क्रिय होगा, निष्क्रिय कौशल होगा। और वहीं जो अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जिसमें हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने ही विचारों को जो है प्रकट कर रहे हैं, तो वो किस तरीके का कौशल हो गया, एक सक्रिय कार्य हो गया, एक सक्रिय कौशल भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर अब हम इन कौशलों को जो है अलग अलग से देखेंगे। सबसे पहले हमारा सुनना कौशल आता है, जिसको हम श्रवण कौशल के सोपान जो है, हमारे श्रवण कौशल के सोपान देखते हैं। ध्वनि का कानों तक पढ़ना, देखो इस स्टेप्स में पहले क्या है, जो ध्वनि है वो हमारे कानों तक पड़ती है, फिर उसके बाद क्या होता है, अर्थ ग्रहण करते हैं, और फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जब हम उस शब्द का मतलब समझ जाएंगे तब हम उसको प्रयोग करके देखेंगे, ठीक है। तो श्रवण कौशल का सोपान, इसके जो स्टेप्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, फिर अर्थ ग्रहण करना, देन उसके बाद उसको प्रयोग करना। फिर अब जो हमारा श्रवण कौशल है उसको विकसित करने की विधियां क्या क्या हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं श्रवण को, लाउड रीडिंग, ठीक है, सुस्वर वाचन, फिर दूसरा क्या है, प्रश्नोत्तर विधि, थर्ड है हमारा कहानी कहना वह सुनना, स्टोरी टेलिंग, फिर हमारा आता है श्रुतलेख, डिक्टेशन, भाषण, लेक्चर, वाद विवाद, डिबेट। देखो क्या है ये, जो हमारा श्रवण कौशल है उसको विकसित करने की क्या है, ये विधियां है, मेथड है कि हम श्रवण कौशल को कैसे विकसित कर सकते हैं। देखो लाउड रीडिंग, जब क्लास के अंदर एक बच्चे को टीचर खड़ा कर देता है और बोलता है कि तुम जो है लाउडली
ऊंचे आवाज में जो है बोलो, पढ़ो इस चैप्टर को, सारे बच्चे सुने। तो उस वो तो बोल रहा है और सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उस चीज को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं ना, अपने अंदर उसको सुन रहे हैं। तो ये एक लाउड रीडिंग हो गया स्वर्ण कौशल का। दूसरा कैसे, प्रश्नोत्तर विधि से। अब टीचर जो है बच्चों से प्रश्न पूछ सकती है, प्रश्न पूछेगी तो वो उत्तर तो देगा ही ना। तो अब वो उत्तर दे रहा है तो और बच्चे भी सुन रहे हैं, तो ये भी एक स्वर्ण कौशल हो गया। थर्ड कैसे, स्टोरी टेलिंग। अब टीचर जो है कोई भी मतलब हम टीचर जो है स्टोरी टेलिंग करके बच्चों को पढ़ा रही है, तो बच्चे उससे क्या है, सुन रहे हैं उस चीज़ को, टीचर को सुन रहे हैं, उस टीचर की बात को। फिर हमारा डिक्टेशन, जब टीचर डिक्टेट कराती है। अब डिक्टेशन के अंदर कैसे बोल सकते हैं हम कि भाई टीचर है, टीचर सबसे पहले बोलेगी जो भी सुनना, उन्होंने बोला बोला तो बच्चों ने क्या किया, उस चीज़ को सुना और फिर वो उसको बोल रहे हैं सुनना। तो ये एक डिक्टेशन मेथड हो गया कि उसमें भी तो हमारा सुनना कौशल का इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमारा आता है भाषण, लेक्चर। ठीक है, जैसे ये जो हायर क्लासेस के अंदर होता है लेक्चर मेथड, जिसमें टीचर जो है लेक्चर के द्वारा अपना जो है बच्चों को ज्ञान प्रसार कर रहे होते हैं। फिर हमारा वाद विवाद आता है। डिबेट के अंदर भी 2 पर्सन डिबेट करेंगे तो और जितने भी पर्सन होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे या बच्चे होंगे उस समय वहाँ पर उपस्थित, वो सारे कौन से कौशल चल रहा होगा, उनका सुनना कौशल का इस्तेमाल हो रहा होगा, क्योंकि वो उन दोनों की बातों को जो है सुन रहे होंगे उस समय। फिर उसके बाद हमारा जो है सेकंड कौशल आता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, जिसको मौखिक ओरल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बोलना। ठीक है, अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियां क्या हैं? सेम, लाउड रीडिंग, चैप्टर रीडिंग। अब मैंने जो ये लाउड रीडिंग था वहाँ पर भी इसका एग्जाम्पल दिया था सुनने वाले में। ठीक है, सुनना जो कौशल था उसमें भी था। अब उसमें एक बच्चा बोल रहा था और सारे क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। अब इसमें जो वो एक बच्चा बोल रहा है वो तो बोल रहा है, वो तो रीडिंग कर ही रहा है ना, वो तो रीडिंग कर ही रहा है ना। तो उसके लिए कैसी रीडिंग होगी, वो लाउड रीडिंग होगी। जैसे चैप्टर रीडिंग हो गया, कविता पाठ, चित्र वर्णन। अब कि कोई भी चित्र दे दिया जाए और उसको बोला जाए कि इसका वर्णन करो, तब भी तो वो बोल ही रहा है, अपने अपने व्यूज उस चित्र को देखकर जो भी उसके दिमाग में बातें आ रही है वो उनको एक्सप्रेस कर रहा है, बोल रहा है। तो चित्र वर्णन। ऐसे ही डिस्कशन, संवाद, वाद विवाद, डिबेट, भाषण, नाटक मंच, रोल प्ले। उसमें भी वो जो है उस कोई भी जो रोल प्ले करेगा बच्चा, उसमें वो अपने जो है जो उसके डायलॉग्स होते हैं वो उनको जो है बोलता है ना। तो ये भी एक तरीके मतलब कि एक्सप्रेशन ही हो गया, वो कौशल हो गया ना, मौखिक कौशल के अंदर ही आ गया ये। तो ये सारे हमारे मौखिक कौशल को विकसित करने की विधियां हैं, लाउड रीडिंग, चैप्टर रीडिंग, चित्र वर्णन, डिस्कशन, डिबेट, भाषण और हमारा रोल प्ले, नाटक मंचन आ जाएगा। फिर हमारा आता है वाचन या पठन कौशल, जिसको हम बोलते हैं पढ़ना। देखो, पहले सुना फिर बोला, अब क्या करेंगे, उस चीज को पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब आएगा हमारा पढ़ना, वाचन या पठन कौशल। अब वाचन प्रक्रिया के सोपान क्या हैं? प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब प्रत्यक्षीकरण में क्या, जैसे सबसे जो बेसिक चीज होती है तो किसी भी भाषा की, तो उसके वो, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, अब हमारी हिंदी भाषा के अंदर सबसे जो बेसिक चीज है जिससे हमारी हिंदी शुरू होती है, तो वो हमारे अक्षर होते हैं, जिसमें हमारे स्वर और हमारे व्यंजन आएंगे। अब स्वर, जैसे प्रत्यक्षीकरण के अंदर क्या होगा, अब जैसे मतलब कि स्वर सिखाए जा रहे हैं, ए आ ई उ ऊ, तो बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, उनकी जो बुक होती है उस पे बड़े बड़े जो लेटर्स में स्वर लिखे हुए होते हैं, अ लिख दिया और उसके साथ पिक्चर होगी। तो ये एक तरीके का प्रत्यक्षीकरण हो गया कि वो शब्द लिखा हुआ है, नहीं, वो स्वर
व्यंजन लिखा हुआ है और फिर उसकी पिक्चर है, ऐसे ही स्वर है कोई भी और उसकी पिक्चर है, तो ये हमारा एक तरीके का प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। फिर हमारा आता है अर्थ ग्रहण, दूसरा सोपान अर्थ ग्रहण, पढ़कर अपना उसका अर्थ ग्रहण करना, तो ये अर्थ ग्रहण हो गया। फिर उसका प्रयोग करना, प्रयोग जब अर्थ भी पता चल गया लेकिन उसका प्रयोग करना आना चाहिए। कोई भी चीज़ हमने सीखी, अब हमें उस चीज़ का भी पता है, उसके अर्थ का भी पता है, लेकिन अब हमें उसे यूज़ करना आना चाहिए कि भाई हम उसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, इन चीज़ों का उनका जो है एप्लीकेशन भी हमें प्रयोग करना भी उसका आना चाहिए। तो ये क्या है हमारे वाचन प्रक्रिया के सोपान, प्रत्यक्षीकरण, अर्थ ग्रहण और तीसरे नंबर पर है हमारा प्रयोग। अब आता है वाचन के प्रकार क्या हैं। सेम सस्वर वाचन जिसको हम लाउड रीडिंग बोलते हैं, ये लय में, ताल में, गति जो है हमारी इन चीज़ों को ठीक करती है। सूल को, लय को, हमारे ताल को, हमारी गति को, इन चीज़ों का जो है हमें बोलने से पता लगता है। ठीक है, इन चीज़ों का हमें इनसे पता। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, देखो लाउड रीडिंग में क्या है, जब बच्चा बोल मतलब कि ऊंचे स्वर में मतलब तेज आवाज में बोल बोल कर पढ़ेगा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ठीक होएगी उस बोलने से। उसको लय का पता चलेगा, उसको ताल का पता चलेगा, गति का पता लगेगा कि भाई किस शब्द को किस लय में बोलना है, किस ताल के अंदर बोलना है, किस गति में उसको उसे उस चीज़ को पढ़ना है। तो लाउड रीडिंग में हमारी ये चीज़ें ठीक होती हैं। और फिर हमारी दूसरे नंबर पर हमारी आती है साइलेंट रीडिंग जिसको बोलते हैं हम मौन वाचन, जिसमें कंसंट्रेशन जो है बच्चे का सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। वो जो है उस पर अच्छे से जो भी वह चीज़ पढ़ रहा है, जो साइलेंट मौन वाचन करेगा तो उसको वह चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, जिससे उससे क्या होगा, उसका ध्यान जो होगा वो उसी ही जगह पर जो है केंद्रित हो जाएगा, उसी जगह पर ही रहेगा। और उसको जो मौन वाचन होता है इसमें वो जो है तेजी से पढ़ना सीख जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन में देखो सस्वर वाचन के अंदर व्यक्तिगत वाचन और हमारा सामूहिक वाचन भी आता है। व्यक्तिगत वाचन मतलब कि पर एक बच्चा है और वो उसको जो कर रहा है मतलब कि अपनी रीडिंग कर रहा है तो वो व्यक्तिगत हो गया। सामूहिक के अंदर दो या दो से अधिक बच्चे जो है लाउडली उस चीज़ को बोल रहे हैं, या फिर जैसे क्लास में टीचर्स नहीं बुलवाते तो सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं तो वो सामूहिक होता है। और यदि एक पर पर्सन एक बच्चा है तो व्यक्तिगत वाचन कहलाएगा। अब इसमें जो सस्वर वाचन होता है जो हमारा, इसमें भी ये जो है एक तो आदर्श वाचन होता है और एक अनुकरण वाचन में आएगा। आदर्श वाचन में बेसिकली होता क्या है कि भाई टीचर परफेक्ट बोलना सिखाता है, कि भाई टीचर सिखाएगा कि आपको कैसे बोलना है। जैसे टीचर ने शब्द बोला फिर आप उसको रिपीट कर रहे हो, उससे क्या होगा आपको जो है ये जो हमने पहले उसमें पढ़ा कि भाई लय और ताल का गति का पता लगेगा, तो वो टीचर के द्वारा पता लग रहा है। अनुकरण वाचन में क्या होगा, अब उसमें तो आदर्श वाचन में तो टीचर ने परफेक्ट बोलना सिखा दिया। अनुकरण क्या होता है, अनुकरण किसी को किसी की नकल करना, इमिटेशन करना। तो बच्चे क्या है टीचर की नकल करते हैं उस चीज़ में अनुकरण वाचन के अंदर। और आदर्श में टीचर बता देता है बोलना कि भाई आपको इस शब्द को कैसे बोलना है, किस लय में बोलना है, किस गति से बोलना है। अनुकरण के अंदर क्या होगा, टीचर बोलेंगे आप उसको रिपीट करोगे उसके उनके पीछे उनकी नकल करते हुए। ठीक है, और सस्वर वाचन में हमारा व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। व्यक्तिगत में एक बच्चा जो है तेज़ आवाज़ों में जो है लाउडली सस्वर वाचन कर रहा है, और सामूहिक के अंदर सारी क्लास एक साथ जो है वही जैसे
वही एक बात जो है पूरी क्लास बोल रही है, ज़ोर ज़ोर आवाज़ों में उस चीज़ को याद कर रही है, तो वो हमारा सामूहिक वाचन कहलाएगा। अब मौन वाचन भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है हमारा गहन अध्ययन और एक होता है हमारा द्रुत वाचन। अब गहन अध्ययन में क्या होगा, इसमें सूक्ष्म गहनता टेस्ट जो मतलब हम पढ़ते हैं, जिसमें हम एक एक चीज़ को डीप रीडिंग जिसको बोलते हैं, वो हमारी क्या कहलाएगा, गहन अध्ययन कहलाएगा। जिसमें हम वर्ड टू वर्ड चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान लगा के, छोटी से छोटी चीज़ को भी हम मिस नहीं कर रहे हैं। जैसे हम अपने टेक्स्ट जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उनके लिए तैयारी करने के लिए जो हम पढ़ते हैं, तो वो हमारा गहन अध्ययन कहलाता है। वहीं हमारा जो द्रुत वाचन है वो हमारा गति से रीडिंग करना, जैसे हम कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, हम बस अपनी इंटरेस्ट के लिए वो रीडिंग कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बस हमें रीडिंग करना पसंद है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा द्रुत वाचन के अंदर आएगा। या फिर कोई भी चीज़, जैसे हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो हम वो किस रीडिंग के अंदर आएगा, वो हमारा द्रुत वाचन के अंदर आएगा, क्योंकि हम सिर्फ उसका जो है एक नज़र, उस पर एक नज़र फेर रहे हैं, हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हर चीज़ को, या पूरी डिटेल को रीडिंग नहीं कर रहे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्रुत वाचन कहलाएगा। और जब हम हर एक डिटेल को, हर एक चीज़ को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसको मतलब कि हर डीपली स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा गहन अध्ययन के अंदर आएगा। ठीक है, अब आता है हमारा वाचन शिक्षण की विधियाँ। अब कुछ जो है हमारे वाचन शिक्षण की विधियाँ भी हैं। अब हमारा वाचन शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी आती हैं, वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि और हमारी कविता विधि। सबसे पहले वर्ण, जिसमें हम वर्णों का ज्ञान करते हैं। जैसे वर्ण में हमारे कौन कौन आएंगे, जैसे स्वर और व्यंजन आते हैं, जैसे ए आ क ख ग, ये सारे हमारे जो है वर्ण आएंगे। सबसे पहले वाचन के लिए क्या होना चाहिए, वर्ण का पता होना चाहिए। फिर शब्द, फिर वाक्य। देखो वर्ण, वर्ण से क्या बनता है, शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनेगा, वाक्य बनेगा शब्दों को जोड़कर। और वाक्यों से मतलब बहुत सारे वाक्यों को जोड़ देंगे तो वो एक कविता, पाठ ऐसे बन जाता है। तो स्वर विधि, शब्द, वाक्य और कविता, समझ गए। अब आता है लिखित अभिव्यक्ति कौशल। अब लिखित अभिव्यक्ति कौशल मतलब लिखना। इसमें हम क्या करेंगे, लिखना। लिखने में भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, उत्पाद कर रहे हैं। तो लेखन के प्रकार सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। अब सुलेख क्या होता है, सुंदर लेख को हम बोलते हैं सुलेख, जिसमें लिखावट सुंदर होती है, जो शब्दों के बीच का जो गैप होता है वो प्रॉपर होते हैं, जो शिरोरेखा होती है वो भी प्रॉपर हर एक उस पर लगी होती है जहाँ वो यूज़ करनी होती है। जो ऊपर की हम लाइन लगाते हैं ना, ये लेखन के बाद जो ऊपर लाइन लगाई है इसको बोलते हैं शिरोरेखा। अब वो भी प्रॉपर है सारी चीज़, तो जो बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं बहुत अच्छी हैंड राइटिंग, तो वो हमारी सुलेख कहलाएगी। अब दूसरा है हमारा अनुलेख। अनुलेख में क्या होता है, जैसे छोटे बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो वो डॉट डॉट बनी हुई उनकी वो बुक होती है ना, डॉट बनी हुई होती है, और फिर वो उनके ऊपर जो है ऐसे ही डॉट को मिलान करके वो शब्दों को, वर्णों को, अल्फ़ाबेट्स को लिखना सीखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अनुलेख कहलाएगा। वहीं श्रुतलेख के अंदर क्या होता है, डिक्टेशन, सुनकर लिखना। श्रुत लेख, श्रुत मतलब सुनना और लेख लिखना, सुनकर लिखना, श्रुत लेख, डिक्टेशन मेथड। वर्तनी की कमियां कम की जा सकती हैं। जो बोलने के टाइम पे जो कमियां जो होती हैं उनको ठीक किया जा सकता है श्रुत लेख के माध्यम से। ठीक है, अब हमारे ये जो कौशल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, अब हम करेंगे हमारे भाषाई विकार, जिनको बोलते हैं लर्निंग डिसएबिलिटीज़। सबसे पहले हमारा आता है अफेसिया। ठीक है, अफेसिया। अब अफेसिया में क्या विकार होगा, अफेसिया एक सुनने संबंधित एक भाषा अधिगम विकार है। ठीक है, क्या है, लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी, सुनने संबंधित अफेसिया। इसमें किससे संबंधित विकार होता है, सुनने से। ठीक
ठीक है, मतलब सुनकर समझने में दिक्कत आती है। हमें कोई कुछ बोला गया और वो बात हमारे दिमाग तक नहीं पहुंची, मतलब पहुंच भी गई लेकिन हम उसका मतलब नहीं समझ पे आ रहे। ठीक है, तो मतलब सुनकर समझने में, सुन ली है हमने लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि वो अगला पर्सन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। सुनाई दे रहा है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको समझने में कि उसने बोला क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो कौन सी डिसेबिलिटी है? अफेसिया। फिर हमारी आती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के अंदर क्या होता है? ये भी हमारी जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें एक भाषा संबंधित अबधिगम विकलांगता है। इसमें डिसलेक्सिया के अंदर क्या होता है? पढ़ने से, ठीक है, अब पढ़ने से क्या, ये वो पर्सन होते हैं जिनको कुछ शब्द जो सिमिलर दिखते हैं, मतलब जैसे 6 है 9 है तो उनको 6 9 दिखेगा और 9 6 दिखेगा। वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 6 9 है या 9 6 है। जैसे बी डी हो गया, डब्ल्यू एम हो गया, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उनको दिक्कतें आती हैं। डिसलेक्सिया एक भाषा संबंधित अधिगम विकलांगता है। यह मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के पढ़ने में कठिनाई के रूप में होती है। डिसलेक्सिया मैंने बताया ना, जैसे पढ़ने संबंधित, क्या 6 को 6 9 दिखेगा, 9 6 दिख रहा है उनको, बी डी में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा, डब्ल्यू एम में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा उनको, तो ये किस तरीके के विकार है? यह डिसलेक्सिया है। थर्ड हमारा आता है डिस्ग्राफिया। अब ग्राफिया किससे है? लिखने से संबंधित है, वो पढ़ने से था, और पहले वाला हमारा किससे था? पहला हमारा क्या था? अफेसिया। अफेसिया सुनने समझने, सुनने से, सुन रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें पढ़ने से। डिसलेक्सिया पढ़ने से, और हमारा डिस्ग्राफिया लिखने से। ग्राफ, ठीक है, ग्राफ किस पे बनाते हैं? कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तभी तो वो ग्राफ कहलाएगा ना, तो डिस्ग्राफिया। इस प्रकार की विकलांगता से संबंधित बालकों को मुख्यतः अक्षरों को पहचानने और विशेष रूप से उनको लिखने में अक्षमता उत्पन्न करती है। अक्षमता उत्पन्न होती है, उनको लिखने से में डिफिकल्टी होती है, वो हमारी डिस्ग्राफिया कहलाएगी। यहीं पे ही हमारी ये और कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा जो मेरी CDP की सीरीज़ है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर आपको और भी जो है बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ मिलेंगी, आप वहाँ पर भी जो है इनको देख सकते हैं। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियोस को शेयर करें। पेपर के थोड़े ही दिन रह गए हैं, मैं भी थोड़ा बिजी हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए नहीं बना पा रही थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।